ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट ग्राफ्स। तो जनरली हम ग्राफ्स में एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन प्लॉट करते हैं, है ना। वर्टिकल ये वाले एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको भी एक्स बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन क्योंकि बचपन से ऐसी खड़ी वाली एक्सिस को वाई बोलते हैं, इसको हमने वाई बोला। तो कुछ जनरल पॉइंट्स में इस एक्स और वाई एक्सिस के बताना चाहता हूँ तुम्हें, कि जैसे मान लो ये क्वांटिटी एक वाई है तो उसकी यूनिट्स भी होगी कुछ, ठीक है। ये एक्स क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स होगी कुछ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम देख रहे हैं, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट समझते हैं अपन, कि जैसे ये ग्राफ का वेरिएशन कुछ ऐसा बना, ठीक है भाई। तो इस रैंडम पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो ये टेंजेंट देगा स्लोप, और उस स्लोप को हम कैसे लिखना जानते हैं? स्लोप को लिखना जानते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी यूनिट देखें स्लोप की, तो यूनिट ऑफ स्लोप इज़ नथिंग बट यूनिट ऑफ y, क्योंकि y ऊपर है, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, और किसी दो x कोऑर्डिनेट के बीच में, लेट्स से ये x1 है कहीं रैंडम, और ये x2 है, तो ये जो इनके बीच में एरिया आएगा अंडर कर्व, दैट इज़ नथिंग बट एरिया, ठीक है। तो एरिया को कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन से, दैट इज़ नथिंग बट y dx का इंटीग्रल, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से भी हमको x का वेरिएशन देखना है, x1 से x2, सो लिमिट x1 से x2। तो इसकी यूनिट्स क्या आएंगी? इसकी यूनिट्स आएंगी यहाँ पे y और x मल्टीप्लिकेशन में, सो दीज विल बी यूनिट ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ x, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखनी है ना, इसको अच्छे से नोट करो। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन अपन यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स से ये ग्राफ है, किस किस का वेरिएशन दे रहा है ये? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो हम देखना चाहते हैं एक रैंडम पॉइंट पे स्लोप बनाया टेंजेंट खींच के, तो स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होता है? डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसके लिए स्लोप क्या देगा? डी एस बाई डी टी, एंड इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। और यूनिट वाइज देखें अगर, तो स्लोप की यूनिट क्या होगी? स्लोप की यूनिट होगी यूनिट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखी हमने, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वाई, यूनिट ऑफ वाई इज़ मीटर अपॉन यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स इज़ सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड आया, जो कि होना भी चाहिए। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जस्टिफाइड हो गया ये, है ना। अब सेकेंड हम एरिया देखते हैं। एरिया के लिए क्या किया हमने? कोई दो एक्स कोऑर्डिनेट लिए, x1 से x2 के बीच में ये ग्राफ एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया काट रहा है? ये है एरिया। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन, तो हमने एरिया लिखा। एरिया क्या हुआ? y dx, लिमिट्स x1 से x2, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स देखते हैं। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स ऑफ y, यूनिट्स ऑफ y यानी कि मीटर, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ x, यूनिट ऑफ x इज सेकेंड। तो मीटर इंटू सेकेंड, ये किस चीज़ की यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सीलरेशन की,
लेकिन ये तो मीटर इंटू सेकेंड आ गया, ये तो किसी चीज़ की यूनिट नहीं होती है ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं है ये, तो इस चीज़ का एरिया कुछ चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना, नथिंग इम्पॉर्टेंट, नो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको नोट करो अच्छे से। और अब मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, उसके तुम्हें बताना है कि स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा, ये हमको बताना है, तो हम ये दिमाग लगा पाएंगे अब। इसको नोट करो और मुझे इत्तला करो कि नोट हो गया, तो फिर मैं आगे का बनाऊँ। हो गया सर मेरा, मैं साथ में नोट करते जा रहा था। हाँ, हो गया सर। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने देखा एस टी ग्राफ, अब देखते हैं वी टी ग्राफ। सो नेक्स्ट एग्जांपल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब हमारे पास जो वाई एक्सिस है उस पर वेलोसिटी मार्क की हुई है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम मार्क किया हुआ है, यानी कि वी आर सेइंग दैट वी आर सीइंग वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ भी ग्राफ बन सकता है ना, किसी भी शेप का, वो तो सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने कुछ भी रैंडम अभी ग्राफ खींचा एक, तो यहाँ पे स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। एक्सेलरेशन। एसिलरेशन, सिंपल। इसको विजुलाइज करने के लिए यूनिट के टर्म्स में भी देख सकते हैं, यूनिट ऑफ वाई, यूनिट ऑफ वी डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टी। तो ये दिखा हमने, यूनिट ऑफ वी इज़ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम दैट इज़ सेकेंड। तो ये मीटर अपॉन सेकेंड और एक और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एसिलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, अब इसका एरिया बताओ, एरिया क्या देगा, एरिया देगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, इनटू डी टी। ठीक है भाई, इसकी यूनिट्स को देखते हैं ज़रा सा। तो इसकी यूनिट्स आई अपने पास, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर से सेकेंड से सेकेंड कटा, मीटर बचा। मीटर किस चीज़ की यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक, लेट से ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम ऐसे कहेंगे, दिस एरिया विल गिव, अगर ये एरिया ए है तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम t1 एंड t2। सर ठीक उस है, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी? t1 से लेके t2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, बी टी हो गया, एस टी ग्राफ, नॉट एस टी, ए टी ग्राफ। सो नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर एसिलरेशन टाइम ग्राफ। तो फटाफट इसके लिए लिख लेते हैं अपन, वाई एक्सिस पे एसिलरेशन प्लॉट है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट है जिसकी यूनिट होती है सेकेंड्स, खींचा कुछ भी रैंडम ग्राफ। ठीक है, तो पहली बात तो देखते ही समझ में आ रहा है कि जो ग्राफ है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट होता तो हर टाइम पे एसिलरेशन की सेम वैल्यू होती। ठीक है भाई, अब स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी होती है, वो एसिलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ये बना अपने तो पास कुछ नहीं मिलेगा। मीटर पर सेकेंड क्यूब, नथिंग, नथिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिर एरिया क्या देगा, एरिया के लिए हम करेंगे ए डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट्स कोई रैंडम टाइम t1 से लेके कुछ अगला रैंडम टाइम t2 तक, तो ये वाला एरिया।
लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक। तो इसकी देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट क्वांटिटी देगा ये। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कटा दिया कहता है मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी की। तो ये एक्चुअली में वेलोसिटी किस पॉइंट पे वेलोसिटी देगा, इस पे इस पे इस पे किस पे, तो ये एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी देगा, है ना। इसको लिखेंगे दिस विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ तक, जो वेलोसिटी t2 पे थी से t1 पे जो वेलोसिटी थी, इसमें जो चेंज आया है ना, मतलब v एट t2 माइनस v एट t1, ये वाली चीज़। तो दिस एरिया विल गिव चेंज इन वेलोसिटी measuring in time from t1 to t2, जितना चेंज आया वेलोसिटी में वो देगा ये। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि उसका स्लोप क्या देगा और उसका एरिया क्या देगा, ठीक है। तो अब इन सारी बातों को हम एक जनरल नोट्स में नोट करते हैं। और ये मतलब किसी भी ग्राफ के लिए सही है, मतलब ज़रूरी नहीं कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बना लेते हैं, लेट्स से फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो फोर्स वर्सेस टाइम का, वैसे अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाए, सो फोर्स बना, इसका क्या होता है यूनिट, न्यूटन। टाइम बना, इसका क्या यूनिट होता है, सेकेंड। और इसका कुछ रैंडम ग्राफ बना, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा df/dt। तो देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट होता है क्या। न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं होता है, नथिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है। एरिया क्या देगा इसका, एरिया देगा f.dt का इंटीग्रल, ठीक है। मतलब कि लेट्स से टाइम t1 से लेके t2, ठीक है। तो ये होगा न्यूटन, इसकी जो यूनिट है वो होगी न्यूटन इंटू सेकेंड। तो अभी हमें पता नहीं है वैसे, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये चेंज इन मोमेंटम होता है। दिस इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब पी फाइनल, अगर यहाँ पे पी फाइनल है और यहाँ पे पी इनिशियल है, तो चेंज इन मोमेंटम इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एंड दैट क्वांटिटी इज डिफाइंड एज इम्पल्स। इस चीज़ की वैल्यू जो है वो होती है इम्पल्स। अभी वो जनरल नॉलेज के लिए, ये चीज़ अपन देखेंगे जब फोर्थ और टाइम पढ़ेंगे तब। तो अभी बस लिख लो इसको, ठीक है। इम्पल्स, ठीक है। तो कुछ जनरल पॉइंट्स नोट कर लेते हैं अब हम ग्राफ्स के बारे में। चाहे किसी भी चीज़ का ग्राफ हो, है ना, हर जगह वैलिड रहेगा ये। तो लिखो सम जनरल पॉइंट्स अबाउट ग्राफ्स, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको एक्स बोल रहे हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको वाई बोल रहे हैं, है ना। तो हम दो ग्राफ्स का, दो क्वांटिटीज़ का वेरिएशन मार्क करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोस्टली a graph is drawn between two variable quantities, two variable quantities, say x and
y, ठीक है. So in kinematics the frequent graphs are displacement versus time, velocity versus time, acceleration versus time and velocity versus displacement. ये frequent graphs हमें kinematics में देखने को मिलेंगे. अब इनकी इक्वेशंस के मुताबिक इनके शेप डिसाइड होते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, पार्ट ऑफ सर्कल हो सकता है, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्वेशन बिटवीन x and y will decide the shape of the graph, that is whether it is a straight line or a circle, a parabola or a rectangular hyperbola and so on etc. ठीक है. शेप स्ट्रेट लाइन का शेप तुम्हें पता है कि कैसा होता है. ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. सर्कल का शेप तुम्हें पता है. पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी तो ये भी पता है, ठीक है. हाइपरबोला भी लगभग पैराबोला ही जैसा दिखता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ऐसा. पॉजिटिव साइड ही बनाया है, नेगेटिव साइड नहीं बनाया. तो ये सब कैसे डिटरमाइन होते हैं? इनकी इक्वेशंस के मुताबिक ना. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. सर्किल की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. ये सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है. पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला कह सकते हैं. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन किस इस फॉर्म की होती है? x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना. ये शॉर्ट में नोट कर लो तेजी से. तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, अगर x और y कोऑर्डिनेट को प्लॉट करें, ऐसा मतलब कि साइड में क्रॉस सेक्शन व्यू से बहुत दूर किसी ने बॉल फेंकी और हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसी दिखेगी बॉल जाती हुई. तो ये जो है ये इक्वेशन पैराबोला होती है. इसको प्रूव करेंगे अपन आगे चल के कि ये पैराबोला होता है. कैसे प्रूव करेंगे? अगर इस फॉर्म का आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 तो पैराबोला है, ठीक है. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. अच्छा, अगर हमें चेक करना है, थर्ड पॉइंट को देखो कि कोई ग्राफ ओरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे? कोई हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग. तो अगर x की वैल्यू 0 रखी तो f ऑफ 0 भी 0 आ गया अगर, तो हम कहेंगे इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है और x कोऑर्डिनेट भी 0 है ना. ये x रखा हमने यहाँ पे 0 तो हमें y 0 मिल गया. तो अगर हमने x इक्वल टू 0 रख दिया और y 0 आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है. देन इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है. ये बात याद रखनी है. तो इसको शब्दों में लिख लेते हैं कि बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन y-x equation, if we get y is equals to 0, then the graph passes through origin, then the graph passes through origin
अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे दिया y इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 7, check whether this passes through origin, check whether this graph will pass through origin or not। तो क्या करें, अगर x 0 रख रहे हैं तो y 0 मिलना चाहिए, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 7, तो ये दोनों तो 0 हो गए, लेकिन 7 बच गया, तो y इज इक्वल्स टू 7। अगर 0 आ जाता तो ओरिजिन से पास होता, इसका आंसर क्या होगा, 8 डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये 0 नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ़ z एक नई क्वांटिटी है जिसको डिफाइन कर रहे हैं अपन स्लोप ऑफ y एंड x, तो z इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, देन द वैल्यू ऑफ z at any point can be obtained by the slope of the graph at that point, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, यानी कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और एग्जांपल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, यानी कि किस चीज़ का स्लोप है ये, वी टी ग्राफ का, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने स्लोप की। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं एरिया की। तो एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं अपन, इफ़ डी जेड इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है डी जेड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे, जेड लेट्स से लिमिट्स है z1 से या z इनिशियल से z फाइनल, तो इसकी लिमिट्स लगाई हमने z इनिशियल से z फाइनल। तो इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, डी जेड का इंटीग्रेशन z, और लिमिट्स लगाएंगे तो z फाइनल से z इनिशियल। दिस थिंग कैन ऑल्सो बी सेड एज चेंज इन z, एंड दिस इज़ नथिंग बट ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ क्या है, एरिया अंडर ग्राफ। तो इसको लिख देंगे हम एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डी एस को कैसे लिखते हैं अपन, इंटीग्रल एलिमेंट, डी एस बाई डी टी को लिखते हैं वी, यानी कि डी एस को क्या लिखेंगे, वी डी टी। तो जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये आएगा वी डी टी। अब ये वी डी टी क्या है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, दिस इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ। So area under VT graph gives displacement. Similarly, velocity. ठीक है, तो क्या डिफरेंशियल एलिमेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी,
दूसरी तरफ अगर इसका इंटीग्रल एलिमेंट बनाएंगे सो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। अब ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वैसे यहाँ पे भी कायदे से एस फाइनल माइनस एस इनिशियल लिखना चाहिए था, वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू ए डी टी। सो ए डी टी क्या है, ए डी टी है एरिया अंडर ए टी ग्राफ। दिस इज एरिया अंडर ए टी ग्राफ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर समरी करके लिखें पूरी सिचुएशन की तो एक टेबल बना लेते हैं। जिसमें एक है ग्राफ, कौन सा है, नेम ऑफ ग्राफ, उसका स्लोप क्या देगा और उसका एरिया क्या देगा, ये हमें लिखना है ऐसे ही ताकि हम याद रख सकें इस चीज़ को। तो करते करते याद तो हो ही गया होगा, तो एक बार लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इज एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा डी एस बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया होगा एस डी टी। अब एस डी टी कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होता है ना, सो नो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डी वी बाई डी टी, जो कि एक्सेलरेशन होगा। एरिया क्या होगा, एरिया होगा वी डी टी का इंटीग्रल। वी डी टी एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होता है मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो दैट इज मीटर। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तीसरा ए टी ग्राफ। ए टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, डी ए बाई डी टी, लिखा यहाँ पे डी ए बाई डी टी, जो कि कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होता है क्योंकि एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब। सो दिस इज नो मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एरिया क्या देगा, एरिया देगा ए डी टी का इंटीग्रल, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड मतलब कि मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ये हमको याद रखना है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जिस एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई मतलब नहीं है उसको बोल सकते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। सो दिस कैन बी टर्म्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के मोशंस के लिए हम सारे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था, याद किया हमने, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसको ऐसे सोचो, हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब डी एस बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। डी एस बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब स्लोप ऑफ एस्टेट ग्राफ इज कॉन्स्टेंट, स्लोप ऑफ
एस टी ग्राफ इज कांस्टेंट। किसी भी कर्व का स्लोप कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है? किसी भी कर्व का स्लोप कांस्टेंट है तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ग्राफ बनाया, तो क्या हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पे कुछ और स्लोप है, यहाँ पे कुछ और स्लोप है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। अगर कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ बनाना पड़ेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनना चाहिए, हर पॉइंट पे स्लोप बराबर जाए। स्लोप क्या होता है? ढलान। यहाँ भी वही ढलान है, यहाँ भी वही ढलान है, यहाँ भी वही ढलान है, लेकिन इस ग्राफ में यहाँ पे अलग ढलान है, यहाँ पे अलग ढलान है, यहाँ अलग है। तो अगर ऐसा कहीं पे आ जाए कि स्लोप इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या? एस टी ग्राफ इज लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन लिखते हैं अपन। तो ये बना रहने तो अच्छा लग रहा था। स्लोप नॉट कांस्टेंट एंड स्लोप कांस्टेंट, किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए लिख दिया था ये हमने वाई एक्स। तो अब यहाँ से पहले से हमने क्या कंक्लूड किया कि एस टी ग्राफ होगा लीनियर। सो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर। लीनियर का क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। तो एस टी ग्राफ बनाते हैं। ये बनाया हमने एस टी ग्राफ, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ज़रा फोकस करो यहाँ पे। टाइम टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना, उसको बोल देते हैं एस नॉट। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। एट टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट इज एस नॉट। ठीक है, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसको पोजीशन कहते हैं ना। अच्छा, तो कोई अगर बोले कि यार स्ट्रेट लाइन तुमने ऐसी ही क्यों बनाई, ऐसी क्यों नहीं बनाई? ऐसी बिल्कुल ऐसी बन सकती है। अब ये केस कब होगा? जब हर टाइम पे सेम ही डिस्प्लेसमेंट है, हर पॉइंट पे देखो, अगर ये 5 मीटर तो हर टाइम पे उसकी पोजीशन 5 मीटर है, इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो ये एट रेस्ट, इसको कह सकते हैं एट रेस्ट वाली सिचुएशन है ये। इसको कह सकते हैं कि इसकी देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, कि पहले 5 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर ऐसे बढ़ती जा रही है ये। तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव। तीसरा कोई बच्चा बोले कि यार ऐसा भी स्ट्रेट लाइन तो ऐसी भी बन सकती थी, ऐसा, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है ना। ये देखो, ये पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे कम होते होते पहुंच रहा है। तो हम कहें यहाँ पे कि स्लोप इज़ नेगेटिव। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव की जगह हमें कहना चाहिए था, अच्छे से इसको मिटा के लिखो, स्लोप इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप इज़ 0, कोई ढलान नहीं है। यहाँ पे खड़े हो जाओ, चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, कोई ढलान नहीं है यहाँ पे। यहाँ खड़े हो गए तो ऐसे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे खड़े हो गए तो नीचे ढलान है, तो नेगेटिव स्लोप है ना। तो ये वाली चीज़ बता रहा है स्लोप इज़ पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। ये वाली चीज़ क्या बता रहा है? वेलोसिटी इज़ 0। ये वाली चीज़ क्या बता रहा है? वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये एस टी ग्राफ की कहानी हो गई। इनके ही करस्पॉन्डिंग अगर अपन वी टी ग्राफ्स बनाए, सो सेकेंड वी टी ग्राफ। वी क्या है? वी कांस्टेंट है। ठीक है, वी कांस्टेंट है मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है,
तो अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे मार्क करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की तरह कि ये वाला हमेशा वही वैल्यू है जो शुरुआत में था, टी वर्सेस वी। तो देखो लेट्स से ये 5-10 मीटर पर सेकेंड है लेट्स से शुरुआत में, तो 1 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकंड पे भी 10, हर टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि ये पहले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट, अगर इस सिचुएशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ जाए तो इसके लिए तो वेलोसिटी ज़ीरो है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? कुछ ऐसा, ये टी ये वी, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे वेलोसिटी ज़ीरो, कि ज़ीरो एवर ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ज़ीरो। तीसरा, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी नेगेटिव हो, है ना, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो कैसा ग्राफ बनेगा? वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज टी, दिस इज वी, एंड वेलोसिटी इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू रहेगी इसकी, दिस मीन्स वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। क्लियर, समझ में आई बात? नोट करते जाओ। फिर अगला ग्राफ इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सो नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये सेकंड क्या था? सेकंड था वीटी ग्राफ। फिर थर्ड इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ज़ीरो। इसका मतलब एक्सीलरेशन इज ज़ीरो हर केस के लिए, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो। तो तीनों के केस के लिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? लेट्स से ये एक्स है, मतलब टाइम है, और ये है हमारे पास एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू इज़ एवर ज़ीरो। तो कैसा ग्राफ बना है? ये बन गया, ऐसे मार्क कर देंगे इसे। ठीक है, हर टाइम पे एक्सीलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है, एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये केवल और केवल हमने किस कंडीशन के लिए देखा था? जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, एक सवाल सॉल्व करते हैं अब। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a particle is given as follow. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या, ये वाला जो पॉइंट है ये है 10 मीटर, मतलब कि जब टाइम ज़ीरो था तो डिस्प्लेस पोजीशन उसकी 10 मीटर थी। ये वाला पॉइंट है 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब जब 5 सेकेंड हो गया तब उसकी पोजीशन एकदम ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो पहला सवाल, स्टेट वेदर the given graph represents a uniform motion or not. और दूसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो हमने कहा भाई स्ट्रेट लाइन है, तो ठीक है भाई, पहला ऑब्जर्वेशन, एस टी ग्राफ
इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, और स्लोप क्या होता है एस टी ग्राफ का? एस टी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर ए का आंसर है यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज़ समझ में आई कैसे हमने जजमेंट किया ग्राफ देख के? ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है वो कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डी एस बाई डी टी, स्लोप ऑफ द एस टी ग्राफ। वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, जो कि होता है डी एस बाई डी टी। अब क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंकड़ा है? हमारे पास ये वाला आंकड़ा है कि यहाँ से लेके ज़ीरो से लेके समय ज़ीरो से लेके 5 सेकेंड तक कितना चेंज आया है डिस्टेंस में। ठीक है, कितना चेंज आया? इतना, डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना है यहाँ पे? 10। ठीक है, इनफैक्ट -10। क्यों? क्योंकि 10 से 0 पहुँचा, तो फाइनल इज़ 0 एंड इनिशियल इज़ 10, तो दैट्स वाई -10। ठीक है, तो डेल्टा एस इज़ -10। And what is delta t? This is delta t. Delta t is final time 5 minus initial time 0, so 5. तो यहाँ से ds by dt को हम लिख सकते हैं डेल्टा s by डेल्टा t। ये क्यों लिख पाए? Because velocity is constant. So डेल्टा s कितना है? -10। डेल्टा t कितना है? 5। तो यह है हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा अपना? -2 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो। यस सर। आ गया। तो ये वेलोसिटी हाँ भाई नवीन। सर हाँ वो अपन यहाँ पे जैसे कि जैसे क्वाड्रेंट फर्स्ट है हाँ एक्स और वाई का, मतलब हाँ सबसे अजीब सा क्वेश्चन है को। हाँ अगर जब जैसा कोई अपन व्हीकल की बात करते हैं, जब वो 0 0 पे खड़ा है, हाँ जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स भी 0, तो मतलब कि वो खड़ा है। हाँ और फिर जब वो अगर स्ट्रेट लाइन सीधे अगर 45 डिग्री पे आगे चलने लगा, हाँ तो अपन कह देते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो पहले तो तुमने एकदम और सही लेकिन सर अगर हाँ वो मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता हाँ और नेगेटिव स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो सर हाँ। वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे नेगेटिव स्पीड से आगे बढ़ना? देखो, वैसे तो जो तुम बोल रहे हो वो इसको टाइम कंसीडर ना करते हुए इसको एक्स कंसीडर कर रहे हो, है ना? तो मैं दोनों ही तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इमेजिन किया कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, पहला जो तुम सिचुएशन बोल रहे हो उसमें तुम बोल रहे हो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, मतलब पहले मैं एकदम पहले तो क्लियर पॉइंट बता दूँ कि क्या समझना चाहिए, तो तुम्हारा डाउट साइड वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। दिस इज़ नॉट एनी डिस्प्लेसमेंट, ये इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मत सोचो। यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि रेस्ट पे है वो, है ना? यहाँ तो टाइम 5 सेकंड है, उस पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस सिचुएशन को अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कि हो क्या रहा होगा, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। क्या है? टाइम, और ये है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत जब टाइम t इक्वल टू 0 थी वो 10 पे था, फिर कम होते 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 उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 सेकेंड पर 0, और फिर और नीचे चला गया वो, मतलब नीचे मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चला गया। तो हम सिचुएशन बनाना शुरू करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हाँ भाई एक स्ट्रेट लाइन बना ली हमने। ठीक है, अब 0 मार्क कर लिया यहाँ पे, ये 0 मीटर का है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, शुरुआत में वो कहाँ पे है? 10 पे, तो हमने लिखा ये टाइम t इक्वल टू 0 पे 10 पे। फिर वो कांस्टेंट रफ्तार से चला 0 की तरफ, और 0 पे कब पहुँचा वो? 5 सेकंड पे पहुँचा। इसका मतलब यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, और यहाँ पे पहुँच गया वो कहाँ?
यहाँ पे पहुँच गया वो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, और फिर उसके बाद रुका नहीं, नेगेटिव में जाने लग गया है ना, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया उसका, तो बस जाता रहा फिर वो। ये सिचुएशन समझ में आई? असलियत में ऐसा हो रहा होगा रियल, अगर हम देखें कि आदमी कैसे चल रहा होगा, तो वो यहाँ से शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर और इधर बढ़ा, ज़ीरो की तरफ गया। तो हम इसको इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी बोल रहे हैं क्योंकि वो 10 पे था शुरुआत में और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने लगा, इस वजह से, है ना। दिस इज रियल सिचुएशन। अमुक समझ में आया क्या? अमोक, गेटिंग दिस? तो वो रुका नहीं है कहीं पे नहीं रुका, यहाँ पे चलता ही जा रहा है वो हमेशा। कितनी स्पीड से चल रहा है? -2 मीटर पर सेकेंड से। सो वो कभी रुका नहीं है, वो चलता ही जा रहा है आगे। समझ में आ रहा है अक्षत ये बात, सिचुएशन? यस सर। तो वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। ठीक है, एक और सिचुएशन देखते हैं, एक और सवाल आता है अपने सामने कि अ पार्टिकल, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे अमोघ ने एक सवाल किया कि थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाते, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते नहीं, टाइम नेगेटिव ही नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता, ठीक है, तो उस तरफ ग्राफ बनता ही नहीं। सो अ पार्टिकल इज मूविंग along x एक्सिस, ठीक है, इट्स x कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन एज बिलो, ठीक है। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा है, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेस पोजीशन दी हुई है एक्स की, एक्स में, मीटर्स में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में। ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज द ग्राफ। अमोक इज बैक। अमोक समझ में आया था वो क्या बोल रहा था मैं? हाँ सर, वो तो जो आपने बोला वो समझ में आ गया। हाँ, मैंने एक और सर चीज़ मैं बताई उसके बाद कि जैसे ये जो टाइम एक्सिस है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इस साइड कभी मार्क नहीं करेंगे, इस साइड ग्राफ आएगा ही नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा ही नहीं। ग्राफ तभी पॉसिबल है जब टाइम पॉजिटिव हो। ये बात समझ में आई? यस सर। है ना। अब अगले क्वेश्चन पे फोकस करो। सर हाँ हाँ बताओ। अगर अपन एक व्हीकल -2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ, तो उससे सर अपन जैसा रियल में वो कैसा, मतलब वो तो रियल लाइफ में उसका ये, सिचुएशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन होगी कि जैसे हमने हमारा रोड ऐसी मार्क की, ये हमारी रोड है, तो हमने ओरिजिन इसको माना था, लेट से ये हमारा ओरिजिन था, और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स का ये माना था। तो अगर वो -2 से चल रहा है, मतलब कि इस एक्स डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा है, मतलब वो ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक सर, आया। और अगर पॉजिटिव होती वेलोसिटी, यानी कि वो एक्स के अलॉन्ग चलता। तो बढ़िया बढ़िया डाउट आ रहे हैं तुम्हें, ये क्लियर करते जाओ, ये क्या पूरी अंडरस्टैंडिंग को एकदम क्लियर कर देगा पूरी तरीके से। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है पार्टिकल, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन एज बिलो। तो एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है ये ग्राफ? -20 से, और ये वाला दिया हुआ है 10, ठीक है।
तो हमें बताना है, बताओ वेलोसिटी बताओ, सेकंड बताओ कि किस तरफ जा रहा है वो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तीसरा बताओ कि मतलब उसका पिक्चराइजेशन करो सिचुएशन का, तीसरे में है ना, कि असली में अगर अपन रोड को बनाए ऐसे जैसे बनाई पिछली सिचुएशन में तो वो रोड कैसी दिखेगी। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले क्या बोला उसने, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है और कांस्टेंट है, देखो हर पॉइंट पे सेम ढलान है और पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर साइड चढ़ रहा है वो, तो इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसकी वैल्यू निकलेगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सो वी इज़ नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना है, एक्स में कितना चेंज आया, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्स में चेंज आया 20 का, तो ऐसे लिखेंगे फाइनल इज़ एक्स इज़ 0, तो 0 माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, तो यहाँ से कितना आया ये 20/10, सो दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसका पिक्चराइजेशन देखते हैं। तो पिक्चराइजेशन के लिए हमने क्या बना ली, ये रोड शुरुआत में कहाँ पे है, जब t इक्वल्स टू 0 है, ये -20 पे है, तो ये लो -20 बना लिया यहाँ पे। फिर 10 सेकंड पे 0 पे पहुँच गया, तो -20 है, 10 यहाँ बना लिया, और यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा ना, ये -20 मीटर, ये 0 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर एंड सो ऑन। तो ये कैसा चल रहा है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहा है, और कहाँ से चलना शुरू हो रहा है, -20 से, तो ऐसे बढ़ा आगे, ऐसे बढ़ा आगे चलता गया और आगे चलते ही जाएगा बस ये, ठीक है। तो ये इसका पिक्चराइजेशन हो गया। ऐसे बढ़ रहा है आगे, कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से। ये आया समझ में, ये t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू 10 सेकेंड पे था, और फिर और करस्पॉन्डिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, अगले 5 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा, तो t इक्वल टू 15 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट सवाल पे नहीं, नेक्स्ट सिचुएशंस पे आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना हो तब क्या, तो आ जाते हैं अब नाउ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है अगर, तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन होता है dv/dt, इसका मतलब ये वाली चीज़ कांस्टेंट, और dv/dt क्या होता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो अगर हम vt ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, इसका मतलब vt ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन,
है ना, इसका मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो बनाते हैं हम सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 80 ग्राफ बना देते हैं सबसे पहले। तो एक रैंडम एक्सेलरेशन ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो कंसीडर दिस 80 ग्राफ, और उसमें एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट कैसा बनेगा, हमेशा ही उसकी एक ही वैल्यू। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वी टी ग्राफ बनाएंगे, सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमने वी टी ग्राफ बनाने की कोशिश की, वी टी ग्राफ, तो कैसा बनना चाहिए, इसका स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ऐसा बनना चाहिए ये, तो ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अच्छा ये तो पहला सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे जगह छोड़ना, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे हम इसके ही करस्पॉन्डिंगली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ए नॉट मार्क कर देते हैं। यहाँ पे शुरुआत की वेलोसिटी यू थी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तब भी कांस्टेंट है वो, ज़ीरो इज़ ऑल्सो कांस्टेंट नंबर, सो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया, ज़ीरो है हमेशा। क्या है ये, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो अब क्या स्लोप होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होना चाहिए कौन, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बनाया, तो ज़ीरो होना चाहिए। तो कैसी लाइन बन सकती है, ऐसी लाइन बन सकती है, इसको बोल देते हैं यू, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसके लिए अभी जगह छोड़ दो। तीसरी सिचुएशन, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो जाए। सो फर्स्ट सिचुएशन वाज acceleration is positive, second situation was acceleration is zero, and third situation is acceleration is negative। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा अपना वी टी ग्राफ, और यहाँ बनेगा अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब कुछ नेगेटिव वैल्यू है और कांस्टेंट है ना ऑफ कोर्स, तो ये लो, ये पॉइंट हो जाएगा अपना माइनस ए नॉट। ठीक है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वी टी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसे उतरता हुआ ग्राफ बनेगा। ये यू है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ है ये। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो पहले तो ये बना लो। डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए ये समझना तो बहुत इजी है कि वेलोसिटी मान लो इसकी u है और कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। s क्या होता है, s होता है एस टी, ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसा दिखना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब ये वाला ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव है इस केस में, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी ऐसा। नो थॉट अबाउट दैट, शुरुआत में लेट्स से एस नॉट थी इसकी वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, अब अदर वे राउंड सोचो, इस वाले सिचुएशन में क्या था, इस वाली सिचुएशन में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रह सकता।
कि अगर ऐसे बना दिया हमने मान लो सपोज, तब तो यहाँ पे भी स्लोप वही, यहाँ पे भी स्लोप वही, यहाँ पे भी स्लोप वही, तो इसका स्लोप बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे नहीं बनाते इसको, पर थोड़ा सा बना लेते हैं शुरुआत में। इसको देखना, फाइनली जो मैं बनाऊंगा वो बनाना, अभी बस फोकस होकर सुनो इसको कि शुरुआत में हमने डिस्प्लेसमेंट कैसा बनाया, ज़रा सा बहुत जूम इन करके। अब स्लोप बढ़ना चाहिए, मतलब थोड़ा और ऐसा कर दिया, फिर और स्लोप बढ़ना चाहिए, फिर और ऐसा कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन ना बन के ऐसा बढ़ते हुए स्लोप जैसा बनेगा। तो कर्ड ग्राफ आएगा जो कि ऐसा होगा, इसका स्लोप बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे स्लोप ये था, फिर थोड़ा आगे जाके और स्लोप बढ़ गया, यहाँ पे और स्लोप बढ़ गया, देखो ढलान बढ़ती जा रही है। कोई आदमी यहाँ खड़ा हो, फिर आगे यहाँ खड़ा हो, फिर यहाँ खड़ा हो, तो देखो धीरे धीरे ऊपर स्लोप बढ़ते जा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, स्लोप इसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसका स्लोप जो है, एस टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए था, हर पॉइंट पे सेम स्लोप है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन खींची। लेकिन यहाँ पे स्लोप बढ़ते जाना चाहिए, क्यों बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी हर पॉइंट पे, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे क्या बोल रहा है ये, कि वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होती जा रही है मतलब कि जो एस टी ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कम होते जाना चाहिए, स्लोप इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। हमने कहा मान लो कि अगर स्लोप रिड्यूस नहीं होता, तो शुरुआत में हमने ऐसा बनाया एक, फिर थोड़ा और कम स्लोप करना, तो फिर ऐसा, फिर और कम स्लोप करना, फिर ऐसा, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका ओवरऑल, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, घटता हुआ, स्लोप घटता हुआ, वैल्यू भले ही बढ़ रही है उसकी, लेकिन स्लोप घट रहा है। तो जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है, तो यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, तो देखो यहाँ पे खड़ा है तो ज़्यादा स्लोप है, फिर थोड़ा कम हुआ स्लोप, फिर और कम हो गया, तो घटते हुए स्लोप में बनेगा ये, है ना। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, सो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दोनों ही सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एस टी ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप, सो कांस्टेंट स्लोप बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, कल तुम लोगों की मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ, चलेगा? कितने बजे सर? 11 बजे, हाँ ठीक। ठीक है। तो कल ग्यारह हाँ बजे
इस चीज़ को हम कंटिन्यू sir, करेंगे, ठीक ठीक है। है? तो 11 बजे याद रखना, भूल मत जाना गलती से भी। सर फिजिक्स की ना? फिजिक्स की, तो सर हाँ फिजिक्स। कल कौन सी तारीख है? 10 जून। हाँ तो आज का तुम्हारा होमवर्क है, टुडेज होमवर्क इज जस्ट रिवाइज दिस। जो भी हमने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करो और इमेजिन करो। रिवाइज एंड इमेजिन। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे अपन और फिर मैं तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए होमवर्क में, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।